अध्याय 423 भूत ही भूत को रोकता है। पिंगोन ग्रैंड होटल के बाहर विभिन्न प्रकार के 1 दर्जन से अधिक लोग एकत्र हुए थे। उनके चेहरे के भाव उदासीन और स्वभाव विचित्र थे। वे या तो चुपचाप खड़े थे या वहां बैठे थे, जिससे वातावरण विशेष रूप से शांत और तनावपूर्ण हो गया था। पास से गुजरने वाले कुछ ड्राइवरों ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा, ये सोचकर कि सुबह के 4 बजे यहाँ लोगों का समूह क्या कर रहा है। क्या पिंगोन होटल में आग लग गई थी? ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की और ऊपर देखा, लेकिन उसे खतरे का कोई संकेत नहीं मिला। कितना अजीब है, वह बड़बड़ाया और सड़क पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ गया। हालांकि जैसे ही वह ड्राइवर थोड़ा आगे बढ़ा, उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां एक पीले चेहरे वाला आदमी खड़ा था जिसका सिर अजीब तरह से 180 डिग्री मुड़ गया था। बेजान आंखों की एक जोड़ी सीधे उसे घूर रही थी। वह दुबली आकृति पत्थर की तरह स्थिर थी और आसपास के अन्य लोगों को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। ड्राइवर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने जोर से एक्सीलेटर दबाया और उस सड़क से ऐसे भागा जैसे अपनी जान बचा रहा हो। मुख्यालय के अनुसार लैम्बर्ट नाम के उस घोस्ट मास्टर की स्थिति संभालने के लिए अनिल और रोहित को भेजा गया है। होटल के सन्नाटे भरे प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर घुमाया और ठंडी आवाज में बोला, तो उन्होंने वाकई रोहित को भेजा है। इसका मतलब है कि स्थिति कल्पना से भी बदतर है। लैम्बर्ट जरूर एक क्रूर भूत में बदल चुका होगा, वरना मुख्यालय इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेता। एक युवक अज्ञात कारण से मुस्कुराया, क्या वह लैम्बर्ट आखिरकार मर गया? अच्छा है, अगर वह नहीं मरता तो मेरे लिए उसका भूत होना भी बेमानी होता। उसका नाम पुनीत था। वह और लैम्बर्ट एक ही स्कूल के छात्र थे और उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। लैम्बर्ट निश्चित रूप से मर चुका है। चारों ओर देखो, सुरक्षा घेरा हटा लिया गया है और होटल का सारा स्टाफ जा चुका है। आसपास एक भी व्यक्ति नहीं है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मुख्यालय इस क्षेत्र को पूरी तरह अलग करने के लिए तैयार है। किसी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और स्थिति का आकलन किया। इस समय साधारण सहायता बेकार थी। केवल स्थिति सुलझने के बाद ही बाहरी लोगों को अनुमति दी जानी थी। पुनीत, तुम लैम्बर्ट को अच्छे से जानते हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या इससे जयपुर में बड़ी हलचल होगी? पुनीत ने पूछने वाले की ओर देखा। यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है। जयपुर में मुसीबत खड़ी करना आत्महत्या जैसा है। मुझे यकीन है कि अगर मामला हाथ से निकला तो मुख्यालय एक नहीं बल्कि कई टॉप घोस्ट मास्टर्स को यहां भेजेगा। अभी वे चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक होटल की ऊंचाई से कुछ नीचे गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह जोरदार धमाके के साथ उनके सामने जमीन पर आ गिरा। धपाक! यह क्या है? कोई चिल्लाया और तुरंत सतर्क हो गया। यह एक लाश लगती है, किसी ने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, पास मत जाना। होटल के अंदर जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। जमीन पर पड़ी वह लाश बुरी तरह क्षत विक्षत थी, लेकिन फिर भी पहचाना जा सकता था कि यह वही सूजा हुआ, पानी से लथपथ शरीर था। लाश के पास से पानी की दुर्गंध फैलने लगी। पहले लगा कि यह खून है, पर जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि पानी बहुत तेजी से फैल रहा है। ये लैम्बर्ट है। पुनीत का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, इस आदमी से दूर रहो। उसके शरीर से रिस रहे पानी को मत छूना। क्या ये लैम्बर्ट है? किसी ने मन ही मन गाली दी और पीछे हट गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद लैम्बर्ट निश्चित रूप से मर चुका था और उसकी मृत्यु का मतलब था भूत का पूर्ण पुनरुत्थान। अनिल कहाँ है? और रोहित कहाँ गया? क्या वह इसे नहीं संभाल रहा था? कोई चिल्लाया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, आसमान से एक अजीब लाल रोशनी नीचे उतरी। एक निर्दयी चेहरे वाला युवक, जिसकी आंखों में खतरे की चमक थी, अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। इतना शोर कौन मचा रहा है? रोहित की नज़र भीड़ पर पड़ी। बोलने वाला व्यक्ति तुरंत चुप हो गया, उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। क्या यही घोस्ट आई रोहित है? मैं देख रहा हूं कि आप में से कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन सबकी जुबानें चल रही हैं। अगर शामिल नहीं होना चाहते तो चुपचाप खड़े होकर देखो, शब्द बर्बाद मत करो। रोहित ने अपनी नज़रें हटाईं और लैम्बर्ट की लाश की ओर बढ़ा। गिरने के कारण लैम्बर्ट की खोपड़ी चपटी हो गई थी और उसका सूजा हुआ शरीर कई जगहों से फट गया था। उसके अवशेषों से बदबूदार पानी निकलकर एक छोटा तालाब बना रहा था, जो तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही रोहित करीब आया, वह मृत शरीर अजीब तरह से हिलने लगा। फटी हुई खाल के नीचे कुछ डरावना बढ़ रहा था, जो किसी दीवार को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। क्रूर भूत जाग रहा था। हालांकि एक पुरानी पुआल की रस्सी घोस्ट रोप उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। शरीर भले ही तड़प रहा था, लेकिन उस रस्सी ने उसे इतना कसकर जकड़ा था कि अंदर की चीज बाहर नहीं निकल पा रही थी। घोस्ट रोप ने सफलतापूर्वक उस भूत को लैम्बर्ट के शरीर के भीतर ही कैद कर लिया था।
रोहित ने पास खड़े होकर गौर से देखा, एक भूत का उपयोग दूसरे भूत को रोकने के लिए करना किसी भी नेक्रोमेंसा तांत्रिक के सीधे संपर्क में आने से कहीं अधिक सुरक्षित है। यहाँ असफल होने पर भी कोई जोखिम नहीं है। उसने महसूस किया कि यह विधि अलौकिक घटनाओं को सुलझाने का सही तरीका है, भूत को एक उपकरण टूल की तरह इस्तेमाल करना। उसे अपने पास मौजूद ताबूत की कीलों, कॉफन नेल्स और भूतिया दर्पण गोस्ट मिरर की याद आई। लैम्बर्ट के शरीर के अंदर का भूत बाहर नहीं निकल पाया। रोहित ने उसे काबू कर लिया, पुनीत ने दूर से आश्चर्य में कहा। 3-4 मिनट बीत गए पर रोहित पर कोई हमला नहीं हुआ। एक जागृत भूत को इतनी आसानी से संभाल लिया गया, यह अविश्वसनीय था। पुनीत जानता था कि अगर यह पानी फैल जाता और लोगों को डुबोकर घोस्ट स्लेव्स भूतिया गुलाम बनाने लगता तो जयपुर के लिए इसे संभालना नामुमकिन हो जाता। मुझे एक बॉक्स चाहिए, ये सुनिश्चित करने के बाद कि रस्सी प्रभावी है, रोहित ने सैटेलाइट फोन पर बात की। तुरंत व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ रूबल था, जिसने राहत की सांस ली। जल्द ही आसमान में एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। मुख्यालय पहले से ही तैयार था, गोल्डन कंटेनर पास में ही था, बस स्थिति के सुलझने का इंतजार था। अध्याय 424 पुनीत। अनिल बुरी तरह हौंफ रहा था, वह थकान के कारण ढहने की कगार पर था। उसने पहले लिफ्ट से पहली मंजिल पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन आधे रास्ते में लिफ्ट खराब हो गई और फंस गई। कोई और विकल्प न पाकर उसे लिफ्ट के दरवाजों को जबरन खोलना पड़ा और फिर सीढ़ियों से नीचे भागना पड़ा। हालांकि एक घोस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर के रूप में, जिसमें आमतौर पर शारीरिक व्यायाम की कमी होती है, जब वह बाहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा था कि लैम्बर्ट की स्थिति के और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर कुछ भी असामान्य नहीं था। बस कुछ कर्मचारी सोने के एक कंटेनमेंट बॉक्स रोकथाम बॉक्स को वेल्डिंग करके सील कर रहे थे। क्या समस्या सुलझ गई? अनिल का सख्त चेहरा आश्चर्य से थोड़ा ठिठक गया। जहां तक रोहित की बात है, वह कंटेनमेंट बॉक्स के पास खड़ा था और किसी भी संभावित दुर्घटना के प्रति सतर्क था। जैसे ही उसने गोस्ट रोप भूतिया रस्सी को वापस खींचा, लैम्बर्ट के शरीर के अंदर का भूत, जो अब दबाया नहीं गया था, बॉक्स के अंदर से टकराने लगा। बॉक्स के भीतर से गूंजती भारी धमक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह हाथ पैर मार रहा हो। सौभाग्य से बॉक्स इतना मजबूत था कि उसे तोड़कर निकलना नामुमकिन था। इसी बीच दूर से एक हेलीकॉप्टर तेजी से पास आया। रोहित ने ऊपर देखा तो पाया कि रूबल अंदर बैठा है, जो जाहिर तौर पर रात भर की भाग दौड़ के बाद उस भूत को अपनी हिरासत में लेने के लिए वहां पहुंचा था। जब रूबल हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और उसने बॉक्स को देखा तो वह तुरंत निश्चिंत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए रोहित का अभिवादन किया। रोहित, तुमने वाकई मुझे निराश नहीं किया। जयपुर शहर में अपने पहले ही दिन तुमने 2 अलौकिक घटनाओं को सुलझा लिया, ऐसी कार्यक्षमता किसी और में नहीं देखी गई। इस तरह की घटनाओं के लिए अगली बार कोई मौका नहीं होगा। मैं रोज तुम्हारे पीछे सफाई नहीं करना चाहता। तकनीकी रूप से लैम्बर्ट का मामला तुम्हारी गलती थी। तुम उस व्यक्ति के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते थे जो एक क्रूर भूत बनने की कगार पर था? क्या तुम और लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? रोहित ने उसकी ओर शांति से देखा, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वाकई, ये निश्चित रूप से मेरे काम में एक चूक थी। तुम्हें समझना होगा, इतनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में कुछ गलतियां अपरिहार्य हैं। फिर भी लैम्बर्ट ने मुझे भी धोखा दिया। उसकी हालत गंभीर होने के बावजूद उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, रूबल ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। तुम जानते हो कि घोस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर आमतौर पर अपने भूत के जागने रिसर्जेंस को लेकर ईमानदार होते हैं, क्योंकि वे मुख्यालय से मदद चाहते हैं। लैम्बर्ट का मामला दुर्लभ है, लेकिन अब कितनी अफसोस की बात है। बॉक्स को देखते हुए उसने आह भरी। अगर लैम्बर्ट को सही से प्रशिक्षित किया जाता तो वह एक असाधारण अधिकारी बनता। खैर, अब इस बारे में बात नहीं करते। तुम लोग बॉक्स को ले चलो, रूबल ने कर्मचारियों को निर्देश दिया। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से बॉक्स को हल्के से थपथपाकर इशारा किया कि उसे नीचे रख दिया जाए, और फिर कहा, मैंने तुम्हारे लिए लैम्बर्ट का निपटारा कर दिया। मेरे ओवरटाइम पे अतिरिक्त पारिश्रमिक का क्या? यह मत कहना कि तुम तैयार नहीं हो। समय बर्बाद करने वाले बहाने मुझ पर काम नहीं करेंगे। बेशक, ओवरटाइम का मुआवजा मिलना चाहिए, रूबल ने कहा और अपने साथ आए कर्मचारियों को इशारा किया। जल्द ही एक ब्रीफकेस लाया गया। उस ब्रीफकेस के अंदर 3 सफ़ेद घोस्ट कैंडल्स और एक लाल घोस्ट कैंडल थी। यह मत कहना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। ये 3 सफ़ेद मोमबत्तियां तुम्हारा ओवरटाइम वेतन है, और लाल वाली वह है जो अरूप गुप्ता पर तुम्हारी उधार थी। मैंने आज लैब जाकर अरूप गुप्ता से इसे लिया।
निश्चिंत रहो, मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ, रूबल ने पूरी ईमानदारी से कहा। रोहित ने सीधे जवाब दिया, ये चीज़ें कानूनी रूप से मेरी ही हैं। जिस तरह से तुम कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुम्हें खाना खिलाना चाहिए। बस मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम लैम्बर्ट को नहीं संभालते तो मुझे बर्खास्तगी और जांच का सामना करना पड़ता, रूबल हंसते हुए बोला। मैं आजकल व्यस्त हूँ। निकट भविष्य में, जब तक जयपुर में कुछ बहुत बड़ा न हो जाए, मैं किसी और मामले को नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं ताकि तुम बाद में यह न कहो कि मैं आदेशों का पालन नहीं कर रहा हूं, रोहित ने गंभीरता से कहा। अगर तुमने मुझ पर जबरदस्ती काम थोपने की कोशिश की तो मैं इस्तीफा देने में संकोच नहीं करूंगा। उसके बाद जो भी मुसीबत आएगी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रूबल का चेहरा ये सुनकर बदल गया, लेकिन फिर उसने मुस्कराकर कहा, रोहित, तुम बहुत गंभीर हो रहे हो। लेकिन सच में, एक दिन में 2 केस सुलझाना थका देने वाला है। तुम आराम के हकदार हो। मैं गारंटी देता हूं कि अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। आखिर 2 दिन बाद तुम्हें ट्रेनिंग में शामिल होना है और पुरस्कार भी लेने हैं। फिर वह थोड़ा झिझका और बोला, छोटी समस्याओं के लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर कुछ बड़ा हुआ तो मुख्यालय के पास बहुत सक्षम विकल्प नहीं हैं। कोई भी नहीं चाहता कि जयपुर में पुरानी स्थिति दोबारा पैदा हो, है न? संकेत साफ था, अगर कोई बड़ी आपदा आए तो घोस्ट आए, रोहित को ही उतरना पड़ेगा। रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। अगर कुछ बड़ा होता है तो मुझे आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं खुद एक क्रूर भूत, मलेवलेंट गोस्ट बन गया तो मुख्यालय में मुझे कौन रोक पाएगा? मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरा घोस्ट डोमेन आसानी से आधे जयपुर को ढक सकता है, और अगर मेरा पुनरुत्थान हुआ तो ये 10 गुना या 100 गुना बढ़ सकता है। और ये तो सिर्फ एक भूत की शक्ति है। ये सुनकर रूबल का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। उसने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा था। उसने रोहित की शक्ति का उपयोग तो किया, पर यह भूल गया कि अगर रोहित जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भूत बन गया तो वह दुनिया के लिए एसएस क्लास का खतरा बन जाएगा। रूबल, तुम्हें इस पर थोड़ा और सोचना चाहिए। शायद जब तक मैं जिंदा हूं, मैं टॉप घोस्ट कंट्रोलर न रहूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मुझे परिभाषित करने के लिए एस क्लास काफ़ी नहीं होगा। रोहित ने ईमानदारी से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं समझ गया। रूबल ने उसे गहराई से देखा। रोहित की बातें भले ही सहज थीं, लेकिन उनमें दम घोंटने वाला आतंक छिपा था। जल्द ही रूबल हेलीकॉप्टर में लैम्बर्ट के शव वाला बॉक्स लेकर चला गया। अनिल गश्त पर था और रोहित को होटल के बाहर बैठकर सब कुछ सामान्य होने का इंतजार करना पड़ा। रोहित, अचानक भीड़ में से एक युवक आया। मेरा नाम पुनीत है। रोहित ने फोन से नजरें हटाईं। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? लैम्बर्ट मेरा स्कूलमेट था। हम एक ही समय पर घोस्ट कंट्रोलर बने थे, पुनीत ने झिझकते हुए कहा। स्कूलमेट? तो क्या तुम बदला लेने आए हो? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अभी शुरू करते हैं। रूबल का हेलीकॉप्टर अभी बहुत दूर नहीं गया है, तुम्हारे लिए एक और बॉक्स मंगवाना मुश्किल नहीं होगा। रोहित की आंखें ठंडी हो गईं। पुनीत ने तुरंत कहा, नहीं, गलत मत समझो। मेरी लैम्बर्ट से पुरानी दुश्मनी थी। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। तुमने उसे खत्म करके मुझ पर एहसान किया है। सच में, वह लैम्बर्ट वाकई अच्छा इंसान नहीं था। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या उसने कुछ ऐसा किया था जिससे इंसान और भगवान दोनों नाराज हों? पुनीत का चेहरा कड़वाहट से भर गया। मेरे विभाग की एक लड़की, जिसे मैं गुप्त रूप से पसंद करता था, गायब हो गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि लैम्बर्ट ने उसे मारा? रोहित ने पूछा। सिर्फ वही नहीं, कई लड़कियां जिन्हें लैम्बर्ट पसंद करता था, वे सब गायब हो गईं। कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे हत्यारा नहीं माना गया। लेकिन मैं जानता हूं कि वह वही था। पुनीत ने गहरी सांस ली। उसके अलावा और किसके पास ऐसी क्षमता होगी? मैंने एक बार उसका सामना किया, उसने इनकार किया और मुझे लगभग मार ही डाला था। अपनी पसंद की लड़की की हत्या और फिर खुद की जान पर खतरा, ये किसी के लिए भी असहनीय है, रोहित ने कहा। जब मैं 18वीं मंजिल पर था, मैंने पानी में कई लाशें देखीं। कुछ लड़कियों की लाशें थीं। शायद तुम उन्हें पहचान सको, लेकिन सावधान रहना, वहां का दृश्य देखना तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए आसान नहीं होगा। धन्यवाद। पुनीत ने आभार व्यक्त किया और तेजी से होटल की ओर भागा। उसकी जल्दबाजी देखकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा। कोई अपने प्यार के लिए इतना जोखिम उठा सकता है? शायद यही प्यार है। रोहित ने सोचा कि वह खुद भावनाओं से इतना खाली क्यों है, जैसे उसमें प्यार करने की क्षमता ही न बची हो। अध्याय 425, परिणाम की तलाश। रात का सन्नाटा बहुत लंबा लग रहा था। लैम्बर्ट की करतूतों की वजह से पिंगॉन होटल पर मातम छा गया था। भले ही इस घटना को बहुत तेजी से सुलझा लिया गया, फिर भी 1 दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे।
होटल की 17वीं, 18वीं और 19वीं मंजिलें भूतिया छाया गोस्ट शैडो से प्रभावित थीं, जहां हर तरफ पानी के कुंड बन गए थे और दर्जनों लाशें तैर रही थीं। शुक्र था कि मुख्य भूत को पकड़कर ले जाया जा चुका था। अगर वह होटल में रहता तो कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता और शायद आसपास के निवासियों को भी हटाना पड़ता। यह मानना होगा कि लैम्बर्ट का भूत जागने के बाद बहुत ही भयानक हो गया था, जो अन्य साधारण प्रेतों से कहीं अधिक खतरनाक था। पुनीत की बातों से ये भी पता चला कि उस भूत में विकसित होने की क्षमता थी। इस खतरे को समय रहते टालना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस घटना के मुख्य नायक रोहित को अब किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। जो संसाधन उसे चाहिए थे वे मिल चुके थे। अब वह बस एक कोने में बैठा अपने फ़ोन के साथ खेल रहा था और होटल की सफाई का काम पूरा होने का इंतज़ार कर रहा था। यह उसी समय 18वीं मंजिल पर पुनीत लैम्बर्ट के पुराने कमरे के पास पहुंचा। गलियारे में पानी का जमाव देखते ही वह स्तब्ध रह गया। सड़न की तेज बदबू उसके चेहरे से टकराए। आधा मीटर गहरे मटमैले पानी में सफ़ेद सूजी हुई लाशें तैर रही थीं। कुछ शरीर इतने सड़ चुके थे कि मांस ढीला होकर फटने लगा था। वे अब इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। केवल बालों की लंबाई और कपड़ों के फटे पुराने अवशेषों से ही उनके लिंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उग पुनीत एक घोस्ट हैंडलर था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा विभत्स दृश्य नहीं देखा था। उसे अचानक मिचली महसूस हुई और वह एक तरफ झुककर उल्टियां करने लगा। होटल स्टाफ के अलावा यहाँ कम से कम 30 ऐसी लाशें हैं जिनकी पहचान अभी बाकी है। ये शायद वे लोग हैं जिन्हें लैम्बर्ट ने पहले मारा था, अनिल ने पास आते हुए कहा। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। उसने लापरवाही से कहा, तुम नए हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं सफाई का इंचार्ज हूँ, तुम नीचे जाकर आराम करो। रोहित ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, पुनीत ने अपनी नाक ढकते हुए कहा। हालांकि दृश्य असहनीय था, पर उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि वह जानता था कि असली खतरा यानी भूत अब यहाँ नहीं है। अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार करना होगा। इनकी हालत ऐसी है कि इनकी अपनी माँ भी इन्हें नहीं पहचान पाएगी, अनिल ने कहा। पुनीत झिझका और फिर बोला, मैं बस एक बार देखना चाहता हूँ। मैं खुद पुष्टि करना चाहता हूँ। मैं जयपुर तक इसी उम्मीद में आया हूँ, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है, 5 मिनट हैं। दूसरों का काम मत रोकना, अनिल ने मुड़ते हुए कहा। 17वीं मंजिल पर कर्मचारी पानी की रिसाव को साफ कर रहे थे। अलौकिक शक्तियों से बने इस पानी को पूरी तरह हटाना जरूरी था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह भविष्य में क्या खतरा पैदा कर सकता है। शुक्रिया, पुनीत ने कहा और उस पानी वाले हिस्से में कदम रखा। पानी गहरा नहीं था, पर वह बहुत धुंधला और काला था, जैसे वह कोई अथाह खाई हो। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे सालों से नमी में रही हों। पुनीत अपनी नाक ढककर धीरे धीरे आगे बढ़ा और तैरती हुई लाशों को एक तरफ हटाने लगा। उसके हाथ में फ़ोन की फ्लैशलाइट थी जिससे वह किसी परिचित कपड़े की तलाश कर रहा था। पूरा 10 मीटर का क्षेत्र लाशों से भरा था। हर लाश का चेहरा नीचे और पीठ ऊपर थी, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी शरीर अचानक पलटकर पानी के नीचे से उसे घूरने लगेगा। पुनीत जानता था कि ये लाशें खतरनाक हो सकती थीं, पर चून की मुख्य स्रोत भूत पकड़ा जा चुका था, इसलिए इन शरीरों ने अपनी अलौकिक शक्ति खो दी थी। ये भी नहीं है, और यह भी नहीं। पुनीत एक एक करके शवों को हटाता गया। वह घबराया हुआ भी था और डरा हुआ भी। वह नहीं चाहता था कि उसकी पसंद की लड़की यहाँ इन लाशों के बीच मिले, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि उसकी नियति हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहे। कम से कम मौत की पुष्टि होने पर एक अंत तो मिलता। तभी उसकी नज़र एक फ्रॉक पहने हुए शव पर पड़ी। शरीर बुरी तरह सूज चुका था, पर यह निश्चित रूप से एक युवती की लाश थी। जब उसने उसे पलटा तो चेहरा पूरी तरह गल चुका था। पुनीत निराश हो गया। वह लड़की नहीं थी। क्या उसे लैम्बर्ट ने नहीं मारा था? नहीं, ये नामुमकिन था। स्कूल से उसके गायब होने के पीछे लैम्बर्ट के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। जब वह हार मानकर लौटने ही वाला था, तभी एक और सड़ी हुई लाश सतह पर तैर कर आई। ये लाश इतनी गल चुकी थी कि इसका लिंग पहचानना भी मुश्किल था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं बचा था। नग्न आंखों से इसकी पहचान करना नामुमकिन था। लेकिन अचानक पुनीत जम गया। उसकी नज़र लाश के पैरों के नाखूनों पर टिक गई। उन नाखूनों पर नेल पॉलिश के कुछ अवशेष बचे थे, गुलाबी रंग, और अंगूठे के नाखून पर एक छोटी सी पेपर पिग की आकृति बनी थी। केवल एक मासूम और चंचल लड़की ही अपने नाखूनों पर ऐसा डिज़ाइन बना सकती थी। लैम्बर्ट, तू इंसान के रूप में भेड़िया था। पुनीत ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। दांत पीसते हुए वह काफ़ी देर तक शांत रहा और फिर अचानक जोर से चिल्लाया। सबूत मिल चुका था।
स्कूल से गायब होने वाली वह लड़की और अन्य सभी लोग लैम्बर्ट का ही शिकार बने थे। पुनीत, चिल्लाओ मत, नीचे लोग काम कर रहे हैं। उन्हें डराना चाहते हो क्या? अनिल शोर सुनकर दौड़ा आया। उसे लगा कि कोई दुर्घटना हुई है, पर वहां पुनीत अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था। एक स्पिरिट टैमर के लिए भावनाओं पर नियंत्रण खोना खतरनाक होता है। पुनीत ने एक शब्द नहीं कहा, वह भीगा हुआ ही वहां से निकला और सीढ़ियों से नीचे चला गया। आधे घंटे बाद पिंगोन होटल की लॉबी में बैठे रोहित ने देखा कि पुनीत सीढ़ियों से बाहर आ रहा है। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और उससे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। क्या तुम्हें वह नतीजा मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे? रोहित ने जिज्ञासावश पूछा। वह समझना चाहता था कि एक मृत व्यक्ति के प्रति ऐसी दीवानगी कैसी होती है। मिल गया, पुनीत ने भारी और गंभीर स्वर में कहा, वह मर चुकी है। उसका शरीर पानी में सड़ चुका है, एक भी कपड़ा नहीं बचा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मरने से पहले उस पर क्या गुजरी होगी। लैम्बर्ट एक जानवर था, उसे इंसान कहना भी इंसानियत का अपमान है। और ऐसे व्यक्ति को फिर भी जीने दिया जाता है। रोहित ने शांति से कहा, क्योंकि वह कीमती है। उसकी उपयोगिता 1 या 10 लोगों की जान से कहीं ज्यादा है। मैंने भी हत्याएं की हैं। मैंने उपेंद्र गुप्ता को खुद मारा था। उसने भी लैम्बर्ट जैसा ही कुछ किया था, पर वह अरूप गुप्ता का भाई था। अगर मेरी अपनी कोई कीमत न होती तो अरूप गुप्ता मुझे बहुत पहले मार चुका होता। तुम नाराज हो, अपनी पसंद की लड़की के लिए इंसाफ चाहते हो। इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सही काम करने की इच्छा रखना गलत है? पुनीत ने पूछा। वह रोहित की बात से सहमत नहीं था। रोहित ने जवाब दिया, सही काम करने की इच्छा रखना गलत नहीं है, बशर्ते आपके पास उसे करने की शक्ति हो। बिना शक्ति के वह एक गलती है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर आज लैम्बर्ट के साथ दुर्घटना न होती और वह 2 भूतों पर काबू पा लेता तो वह तुम्हें जिंदा छोड़ता? पुनीत का चेहरा थोड़ा कांप उठा। जाहिर है, वह नहीं छोड़ता। मैं एक स्पिरिट टैमर को जानता था, वह मेरा दोस्त था। हमने साथ काम किया, पर वह मर गया और उसके परिवार को भी भुगतना पड़ा। रोहित ने आगे कहा, वह बहुत दर्दनाक मौत मरा। उसके बाद मैं बदल गया। मैंने तय किया कि कुछ लोगों का मरना जरूरी है ताकि वे लोग बेहतर जी सके जिन्हें आप प्यार करते हैं। क्या आपने उपेंद्र गुप्ता को इसीलिए मारा था? पुनीत ने शांति से पूछा। रोहित ने कहा, नहीं, उस समय उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मुझसे गलती हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पुनीत अवाक रह गया। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं दोबारा भी ऐसा करता तो नतीजा वही होता, रोहित ने लापरवाही से कहा। आप सही कह रहे हैं, पुनीत ने उसे गौर से देखते हुए कहा। रोहित मुस्कुराया और चुप हो गया। जाहिर है कि वह सही था, क्योंकि अंत में वही सही माना जाता है जो जीवित बचता है। अध्याय 426 मुलाकात। भोर होते ही रोहित टैक्सी लेकर पिंगोन ग्रैंड होटल से निकल गया। उसे कुछ निजी काम निपटाने थे और वह होटल में समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जहां तक क्रूर भूतों, फियर्स घोस्ट्स के पुनरुत्थान को रोकने के मामले में अनिल की सलाह का सवाल था, सच तो यह है कि रोहित इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह दूसरों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, बल्कि वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अब तक रोहित ने जितनी भी जानकारी जुटाई थी, उससे यही पता चला था कि भूतों का दोबारा जागना एक अनसुलझी समस्या है। लोग केवल दूसरे भूतों को नियंत्रित करके इन क्रूर प्रेतों को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे उनके जागने का समय टल जाए। वे समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकते थे। अनिल के पास भूत भक्षण, गोस्ट ईटिंग से जुड़ी कोई क्षमता थी जो काफी हद तक हंग्री गोस्ट के समान थी, लेकिन ऐसी शक्ति के परिणाम निस्संदेह भयानक होते हैं। ये रोहित की क्षमता से बाहर की बात थी। यहीं रोक दीजिए ड्राइवर, कृपया यहीं किनारे लगा दें, रोहित ने कहा। टैक्सी शहर के एक व्यस्त इलाके में रुकी। यहाँ हर तरफ गगनचुंबी इमारतें थीं और लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। देश भर से लोग यहाँ आ रहे थे, जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाला जयपुर शहर और भी खचाखच भरा लग रहा था। यहाँ तो असामान्य भीड़ है। रोहित फुटपाथ पर खड़ा होकर गुजरने वाले लोगों की अंतहीन धारा को देख रहा था और अपनी भौहें सिकोड़ रहा था। हालांकि वह पहले कभी जयपुर नहीं आया था, लेकिन किसी शहर का जनसंख्या घनत्व इतना चरम नहीं होना चाहिए। इसका एक ही तर्कसंगत कारण था। दुनिया भर में हो रही अलौकिक घटनाओं के बीच जयपुर शहर दुनिया के उन चंद सुरक्षित शहरों में से एक था जो जानकारों के लिए पहली पसंद बन गया था। भले ही इसे सार्वजनिक रूप से न कहा गया हो, लेकिन ये तथ्य एक गुप्त संकेत की तरह था। हालांकि अधिकांश अलौकिक घटनाओं को दबा दिया जाता है, लेकिन हर बार कुछ लोग जीवित बच जाते हैं। बचने के बाद वे अपने आसपास की सच्चाई की पुष्टि करते हैं, और यह जानकारी धीरे धीरे फैल रही थी।
इंटरनेट पर भी अब डरावनी कहानियों और अंधविश्वास की बातें बढ़ने लगी थीं। पिंगॉन टावर, इमारत का नाम देखकर रोहित मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या मुख्यालय के लोग हमेशा चीज़ों का नाम ऐसे ही रखते हैं? वह यहाँ किसी खास मकसद से नहीं आया था, बस अपनी माँ से मिलना चाहता था। जब से वह घोस्ट हंटर बना था, मुख्यालय ने उसकी माँ के लिए जयपुर के पिंगॉन टावर में काम का इंतजाम कर दिया था। यह एक सरकारी संस्थान जैसा था जहाँ सुरक्षा और बीमा की पूरी व्यवस्था थी। सबसे ज़रूरी बात थी सुरक्षा। रोहित ने इस इंतज़ाम को चुपचाप स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसे लगा था कि अगर वह कभी मर भी गया तो उसकी माँ के पास एक सुरक्षित वातावरण और स्थायी नौकरी होगी। क्षमा करें श्रीमान, कृपया रुकिए। बिना पास के कंपनी परिसर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। रोहित के अंदर जाने से पहले ही 2 गंभीर सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। रोहित ने उन्हें गौर से देखा। ये साधारण गार्ड नहीं थे। उनके शरीर और हाव भाव से साफ था कि वे विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो थे। मेरे पास नहीं है, लेकिन यह मेरी पहचान साबित कर सकता है। रोहित ने अपना इंटरनेशनल घोस्ट हंटर का पहचान पत्र निकाला। यह आईडी आम लोगों के लिए नकली कागज जैसा था, लेकिन सही जगह पर इसकी कीमत सब चीज़ों से बढ़कर थी। आईडी की जांच करने के बाद एक गार्ड ने कहा, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। कुछ ही मिनटों बाद वह वापस आया। नमस्ते रोहित, आप अंदर जा सकते हैं। यह आपका अस्थायी पास है, जो केवल आज के लिए वैध है। अंदर की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। यहाँ रोहित की मां के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट कंट्रोलर्स के परिवार भी रहते थे। यह एक तरह का सुरक्षा आधार, प्रोटेक्शन बेस था। अगर यहाँ कुछ भी गलत होता तो पूरे एशिया में कोहराम मच जाता। इसीलिए रोहित को महसूस हो रहा था कि कई गुप्त नज़रें उस पर टिकी हैं। नमस्ते रोहित, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पास के सर्विस डेस्क पर एक महिला ने शालीनता से पूछा। मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, अनुराधा। वह शायद 20वीं मंजिल पर होंगी, रोहित ने कहा। जी, वे अभी काम के घंटों में हैं। आप उस लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं, महिला ने पेशेवर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन रोहित को उसकी शिष्टता थोड़ी बनावटी और डरी हुई लगी। समझ गया, धन्यवाद, रोहित ने चलते चलते अचानक पूछा, वैसे क्या तुम मुझसे डर रही हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी, महिला हकलाते हुए बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। रोहित के जाते ही सर्विस डेस्क वाली महिला ने राहत की सांस ली। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह वाकई डरी हुई थी। वह जानती थी कि ये लोग कौन हैं, ऐसे लोग जिनके शरीर के भीतर एक असली भूत छिपा होता है। ये रोहित बहुत ही तेज है, उसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? उसने कहा। उसकी सहकर्मी ने सिर नहीं उठाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या तुमने अभी वह देखा? क्या देखा? रोहित के पीछे उसकी परछाई, सहकर्मी ने फुसफुसाते हुए कहा। परछाई को क्या हुआ? रोहित के पीछे जो परछाई थी, उसका सिर नहीं था, हेडलेस शैडो। तभी महिला ने लिफ्ट की ओर देखा। रोहित लिफ्ट के अंदर जा चुका था, लेकिन बाहर जमीन पर एक गहरी काली परछाई अजीब तरह से दिखाई दे रही थी। वहां आसपास कोई और नहीं था, इसलिए वह किसी और की परछाई नहीं हो सकती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस परछाई का सिर गायब था। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर चली, वह परछाई खींचकर छत पर गायब हो गई। दोनों महिलाओं ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लीं और काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगीं। वे दोनों बहुत अच्छी तरह जानती थीं कि वह एक भूत था। अध्याय 427 चेतावनी। जब रोहित लिफ्ट लेकर पिंगॉन टावर की 20वीं मंजिल की ओर बढ़ा तो लिफ्ट उम्मीद के मुताबिक 20वीं मंजिल पर नहीं रुकी, बल्कि ऊपर की ओर बढ़ती गई। रोहित, जो अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक वैध बहाना सोच रहा था कि वह अचानक गोस्ट विस्परर कैसे बन गया, लिफ्ट की इस विसंगति से वास्तविकता में वापस आ गया। एक अलौकिक घटना, सुपरनैचुरल इवेंट होना नामुमकिन है। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद रोहित ने सबसे खराब संभावना को खारिज कर दिया। अगर यह अलौकिक नहीं था तो ये लिफ्ट की खराबी हो सकती थी। लेकिन यहाँ लिफ्ट के खराब होने की संभावना बहुत कम थी। शायद यह मानव निर्मित है। रोहित ने तीसरी संभावना पर विचार किया। वह घबराया नहीं, क्योंकि जब तक मामला भूतों का नहीं था तब तक उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं थी। लिफ्ट आखिरकार सबसे ऊपरी मंजिल 100वीं मंजिल पर रुकी। ये जयपुर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। लिफ्ट का सीधे ऊपर रुकना रोहित के अंदाजे की पुष्टि कर रहा था। टिंग टोंग टिल्ड, दरवाजे खुले। यह मंजिल बहुत विशाल थी, बिना किसी सजावट के यहाँ बस कुछ डेस्क, कंप्यूटर और सोफे रखे थे। रोहित बाहर निकला और खाली मंजिल की ओर ठंडे स्वर में बोला, चूंकि इस मंजिल पर कोई नहीं है तो इसे गायब ही कर देना चाहिए, वैसे भी यह बेकार है। मुझे खेद है, मुझे लगा था कि आप सीधे लिफ्ट से ऊपर नहीं आएंगे।
सामान्य परिस्थितियों में लोग घबरा जाते हैं या बाहर निकलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी वृत्ति इंस्टिंक्ट बहुत तेज है। क्या आपने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि लिफ्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है? एक महिला की आवाज़ आई। एक खंभे के पीछे से ऊंची एड़ी के जूते पहनकर एक पेशेवर दिखने वाली महिला बाहर निकली। वह लंबी और परिपक्व मैच्योर दिख रही थी। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, नमस्ते रोहित, मेरा नाम सुनिधि है, मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ। मुझे आशा है कि इस हरकत से आपको बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि घोस्ट आए रोहित से मिलने का मौका मिलना बहुत दुर्लभ है। सुनिधि, रोहित के भाव थोड़े बदले, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना। मैं बस एक तुच्छ विवरण हूँ, स्वाभाविक है कि आप जैसे नायकों ने मेरे बारे में नहीं सुना होगा, सुनिधि ने कहा। रोहित बोला, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती थी कि मैं अपनी माँ से मिलने आ रहा हूँ, इसलिए तुमने जानबूझकर लिफ्ट को नियंत्रित किया। साफ बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? मेरा स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है और मैं जल्दी बुरा मान जाता हूँ। तो जो भी बात है, तैयार रहो, क्योंकि ज्यादातर मामलों में मैं सहमत नहीं होता। सुनिधि मुस्कुराई, सीधे और ईमानदार लोग मुझे पसंद हैं। केवल कमजोरों को दूसरों के सामने दिखावा करने की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे लोगों को नाराज कर देंगे। मुझ जैसे लोग, जिनकी जान खुद उनके हाथ में नहीं है, उन्हें इन बातों की परवाह क्यों होगी? रोहित ने आगे कहा, मुद्दे पर आओ, मैं किसी अजनबी पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सुनिधि ने उसे बैठने का इशारा किया, कम से कम अतिथि का सत्कार तो करने दें। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ ताकि हम विस्तार से बात कर सकें। कुछ मामले आपसे बहुत गहराई से जुड़े हैं। तुम्हारी पिंगोन टावर में स्थिति को देखते हुए मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, रोहित ने समय देखते हुए कहा। मुख्यालय का प्रभाव होने के कारण वह तुरंत वहां से नहीं गया। रोहित ने पीने के लिए चाय या कॉफी के बजाय कोल्ड ड्रिंक मांगी। सुनिधि थोड़ा हैरान हुई पर उसने बोतल मेज पर रख दी। काम की बात करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सच कहूं तो मुझे तुम जैसी उम्रदराज महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो तो गलत जगह आए हो। सुनिधि की मुस्कान थोड़ी जम गई, आपके विचार वास्तव में असामान्य हैं। असामान्य? तुम इस ड्रेस में किसी आंटी जैसी लग रही हो। तुम्हारी जानकारी पुरानी है। किसी और को ऐसी ड्रेस पसंद हो सकती है, मुझे नहीं, रोहित ने धीरे से कहा। सुनिधि ने खुद को संभाला और पूछा, व्यापार की बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप टीम लीडर प्लान के बारे में क्या सोचते हैं? रोहित ने उत्तर दिया, मैं मुख्यालय के हर फैसले का समर्थन करता हूँ। जो योजना लोगों के कल्याण के लिए है, मैं उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। सुनिधि ने उसे गौर से देखा, मेरी जानकारी के अनुसार टीम लीडर प्लान के लिए स्लॉट धीरे धीरे पक्के हो रहे हैं। अब शायद 2 ही जगह बची हैं, और तुम उनमें शामिल नहीं हो। यानी सामान्य परिस्थितियों में तुम्हारे चुने जाने की संभावना बहुत कम है, भले ही तुम बहुत लोकप्रिय विकल्प हो। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी, मुझे इस प्लान के बारे में पता भी नहीं है और चयन खत्म हो गया। ये बहुत अजीब है, लगता है पर्दे के पीछे कुछ काला है। सुनिधि मुस्कुराई, इस योजना के पीछे कई पक्षों के हित जुड़े हैं। तुम्हारा रिकॉर्ड प्रभावशाली है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व सबके हितों के अनुकूल नहीं है, समझ रहे हो? समझ गया। यानी मैं एक ऐसा मोहरा हूं जिस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, इसलिए मुझ पर निवेश करना बेकार है। ये बात कल किशन ने भी एयरपोर्ट पर कही थी, रोहित ने याद किया। निश्चित रूप से कई समूहों ने आपसे संपर्क किया होगा क्योंकि आप अद्वितीय हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमसे बेहतर कीमत आपको कोई नहीं दे सकता, सुनिधि ने गंभीरता से कहा। हमसे? तुम्हारा मतलब किनसे है? रोहित ने पूछा। सुनिधि ने उत्तर दिया, ज्यादातर लोग। ज्यादातर कौन से लोग? ज्यादातर आप जैसे लोग, गोस्ट कंट्रोलर्स। रोहित ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? सुनिधि बोली, कुछ पाने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है। एक बार टीम लीडर प्लान लागू हो गया तो नियम बदल जाएंगे। तब अगर आप जयपुर के प्रभारी भी रहे और आपने कुछ खास लोगों को नाराज किया तो आपको पद से हटाया जा सकता है। आपको इस नए ढांचे के अंदर रहना होगा, बाहर नहीं। यह आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। तभी रोहित हंसा, एक गहरी और ठंडी हंसी। क्या यह मजाक लग रहा है? सुनिधि ने पूछा। रोहित की मुस्कान हड्डियों को कंपा देने वाली थी, क्या तुम मुझे धमका रही हो? सुनिधि ने उत्तर दिया, ये धमकी नहीं है, बल्कि आने वाली वास्तविकता का चित्रण है। रोहित थोड़ा आगे झुका और सुनिधि की आंखों में देखते हुए बोला, जब कोई आम आदमी मेरा सामना करता है तो वह डर जाता है। पर तुम निडर लग रही हो। तुम्हें इतना साहस किसने दिया? सुनिधि ने कहा, हमारे लिए तुम बस एक मूल्यवान वस्तु हो, अपरिहार्य नहीं। अगर हमें तुम्हारे भीतर के भूत के जागने की चिंता न होती तो हम तुम्हारा निपटारा यहीं कर देते। मत भूलो कि तुम अभी भी नए हो।
क्या तुम जानते हो कि पहले बैच के घोस्ट कंट्रोलर्स किस स्तर तक पहुंचे थे? शायद अब उन्हें भूतों से डर नहीं लगता। रोहित फिर से मजाक उड़ाते हुए हंसा। तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम इन झूठों पर विश्वास करती हो। सुनिधि ने सिर हिलाया। मैं अज्ञानता में कही गई बातों पर गुस्सा नहीं करती। अज्ञानता? तुम्हें क्या लगता है कि पहले बैच के कंट्रोलर भूतों से नहीं डरते थे? वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी असली आतंक देखा ही नहीं था। रोहित ने चुनौती दी। रोहित ने बहुत से छिपे हुए खतरे देखे थे जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुए थे। मंदिर के नीचे ताबूत की कील से ठोंकी गई परछाई, ह्यूमन स्किन पेपर के रहस्य, घोस्ट कॉफिन के अंदर पल रही चीज, ड्राइड कॉप्स ब्राइड और सीजर होटल की चलती हुई लाश। रोहित जानता था कि असली आतंक अभी शुरू होना बाकी है। अध्याय 428 व्यवस्था। शायद हम दोनों को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। लगभग 5 मिनट की बातचीत के बाद माहौल कड़वाहट से भर गया था। दोनों के बीच की शांति भंग हो चुकी थी और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। रोहित की मानसिक स्थिति और उसके शॉर्ट टेम्पर्ड स्वभाव को देखते हुए सुनिधि ने तुरंत बहस को रोकने का फैसला किया। मैं हमेशा से शांत ही रहा हूं। यह आप लोग हैं जो खुद को जरूरत से ज्यादा महान समझ रहे हैं, रोहित ने रूखेपन से कहा। सुनिधि बोली, आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है क्योंकि आप देश के शीर्ष घोस्ट मास्टर्स में से एक माने जाते हैं। निश्चित रूप से आपका अपना एक वजन है। हालांकि ये दूसरों को तुच्छ समझने का लाइसेंस नहीं है। रोहित उपहास करते हुए हंसा। एक काल्पनिक शक्ति के दम पर मुझे अपने लिए काम करने का लालच दे रही हो? मुआवजे की तो बात ही छोड़ो, तुम बस यह आश्वासन दे रही हो कि सफल होने के बाद तुम मुझे पद से नहीं हटाओगी। तुम्हारी शर्तें तो किसी मार्शल आर्ट्स उपन्यास की तरह हैं। खुद को मार लो और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी लाश का अपमान नहीं होगा। यह उपकारी रवैया किसी भिखारी को भीख देने जैसा है। ये घिनौना है। अब आगे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मेरा जाने का समय है। इतना कहकर वह खड़ा हो गया। सुनिधि सोफे पर बैठी रही। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसकी शांति और आत्मविश्वास वास्तव में असाधारण था। सच तो यह है कि मैं कुछ लोगों के विचारों से सहमत हूं। आम लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि वे आम ही रहें। उन्हें हर चीज में दखल नहीं देना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जो उनके वश में नहीं हैं। इसका परिणाम अक्सर विनाशकारी होता है। रोहित ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा और फिर मुड़ गया। बहुत बुरा हुआ, तुमने एक अच्छा अवसर खो दिया, सुनिधि ने अफसोस जताते हुए कहा, जैसे उसे रोहित पर दया आ रही हो। मुझे तुम्हारे लिए भी बुरा लग रहा है। खुद को बहुत चतुर और आत्मविश्वासी समझ रही हो, पर हकीकत से कोसों दूर हो। यह नहीं जानती कि यही अहंकार अक्सर खुद के विनाश का कारण बनता है। इंसान को अपनी औकात तौलना सीखना चाहिए। कहते हुए रोहित की नज़र अनजाने में पास के एक खाली हिस्से पर पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम अपना मन बदल चुकी होगी। इसके बाद रोहित बिना पीछे मुड़े लिफ्ट की ओर चला गया। जैसे ही लिफ्ट 20वीं मंजिल पर पहुंची, सुनिधि के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने गुस्से में एक आह भरी। एहसान फरामोश। जैसा कि अपेक्षित था, इस रोहित को भर्ती करना आसान नहीं है। उसके संसार में केवल उसके लिए जगह है। वह दूसरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा चरित्र अहंकारी और किसी के सामने न झुकने वाला होता है। वास्तव में दुखद है। अचानक फर्श के उस खाली हिस्से पर एक रहस्यमयी कॉन्फ्रेंस रूम प्रकट हुआ। वहां कुर्सियों पर 4-5 लोग बैठे थे जो खामोशी से देख रहे थे। बोलने वाला व्यक्ति एक महंगे सूट में था, जिसका चेहरा किसी लाश की तरह सफ़ेद और बेजान था। हमें शुरू से ही सफलता की उम्मीद नहीं थी, हम बस रोहित का नजरिया जानना चाहते थे। हालांकि उसका व्यक्तित्व मुझे आश्वस्त करता है। चूंकि वह हमारे साथ नहीं जुड़ा, तो वह दूसरों के साथ भी नहीं जुड़ेगा। यह अच्छा है, अंत में वह एक अकेला भेड़िया बनकर रह जाएगा और अकेले भेड़िए संकट में जीवित नहीं बचते। अफसोस की बात है कि घोस्ट डोमेन की शक्ति उसके हाथों में है। पहले ही भूत से डोमेन इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। सुनिधि ने खड़े होकर कहा, चूंकि हमने रोहित का पीछा छोड़ दिया है, मेरा सुझाव है कि हम अनिकेत से संपर्क करें। वह जयपुर का पहला अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट मास्टर है और सुना है कि रोहित के साथ उसकी कुछ अनबन भी है। वह हमारे काम आ सकता है। सूट वाले युवक ने हाथ हिलाते हुए कहा, अनिकेत बुरा विचार नहीं है, पर जल्दबाजी नहीं। क्या रोहित भविष्य में हमारे लिए बाधा बनेगा? अभी की बातचीत से तो यही लग रहा है। सुनिधि ने सोचकर उत्तर दिया, अगर वह कैप्टन नहीं बनता तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह कैप्टन पद का उम्मीदवार बनता है तो वह एक बड़ी बाधा होगा। मैंने सुना है कि अरविंद और अरूप गुप्ता उसके नाम की जोरदार सिफारिश कर रहे हैं। अरविंद रिटायर होने के बाद भी इतना निवेश कर रहा है। दुर्लभ है, सूट वाले युवक ने हंसते हुए कहा।
एक बार रोहित का नाम कैप्टन के लिए पक्का हो जाए, हमें तुरंत उसे हटाना होगा। हम मुख्यालय से इतने खतरनाक व्यक्ति को उभरने नहीं दे सकते। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ ही शब्दों में उन्होंने रोहित का भाग्य तय कर दिया। जल्द ही वह पूरा कॉन्फ्रेंस रूम गायब हो गया। साफ था कि यह भी एक प्रकार का घोस्ट डोमेन था। 100वीं मंजिल छोड़ने के बाद रोहित 20वीं मंजिल पर अपनी मां से मिला। अनुराधा 40 साल से थोड़ा ऊपर की एक साधारण महिला थीं। रोहित ने देखा कि उसकी मां एक डेस्क पर बैठी कंप्यूटर चला रही थीं। उनके आसपास कुछ 70 साल के बुजुर्ग भी थे जो कांपते हाथों से माउस पकड़े हुए थे। ये साफ था कि यह जगह काम के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए थी। एक मैनेजर ने आकर विनम्रता से कहा, अनुराधा जी, आज के लिए आपकी छुट्टी है। आपका बेटा रोहित आपसे मिलने आया है। अनुराधा ने सिर उठाया और रोहित को मुस्कुराते हुए देखकर चौंक गईं। रोहित, तुम जयपुर कैसे आए? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाने की अनुमति दी। रोहित को ये देखकर राहत मिली कि उसकी मां का यहाँ अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। वेतन अच्छा था, बोनस की भरमार थी और काम केवल 5 घंटे का था। एकमात्र कमी ये थी कि वे बिना अनुमति के इमारत से बाहर नहीं जा सकते थे। रोहित इस नीति को समझता था। घोस्ट टैमर्स के रिश्तेदारों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। अगर वे अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने लगे तो उनकी सुरक्षा के लिए पूरी सेना लगानी पड़ती।